नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव जो है 4 विधानसभा में हो रहा है। इसमें बता दें कि 13 तारीख को जो है वोटिंग है। खास करके बात करेंगे तो फर्स्ट लुक बिहार लगातार जो है 3 विधानसभा, जिसमें तरारी, बेलागंज और रामगढ़, इन तीनों विधानसभा में क्या होने वाला है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। और खास करके बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। इनसे जानेंगे आज खास करके मुद्दा जो है इमामगंज में क्या होने वाला, क्या समीकरण इमामगंज में इस बार बन रहा है और किसके पलड़ा सबसे ज्यादा इमामगंज में भारी है, क्योंकि इसमें जनसुराज भी इस बार नई पार्टी के रूप में वहां पर आ गई है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है कि इमामगंज गया जिले के अंदर पड़ता है, लेकिन पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इसका औरंगाबाद है। यानी औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में इमामगंज है, जो कि एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और ये नक्सल प्रभावित भी रहा है। हालांकि अब नीतीश कुमार के आने के बाद वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आउटपोस्ट खुले हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं कि नक्सल आंदोलन वहाँ धीमा पड़ा है। वहाँ पर 2000 से लेके 2015 तक उदय नारायण चौधरी चुनाव जीतते रहे। देखिए, इमामगंज के लोगों को एक ये भी मामला उनके पास है कि वहाँ सब बाहरी लोग चुनाव जीतते हैं, तो इसलिए इस बार वो लोग एक ये भी वो चाह रहे हैं कि हम कोई अपने बीच से किसी को चुने। अब 2015 और 2020 इस दोनों चुनाव में वहाँ से जीतन राम मांझी जीते। और आपको जैसा कि मालूम है कि जीतन राम मांझी अब एक दलित के और माझी समुदाय के बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, इसलिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री तो कई दफ़े हो रहे हैं और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको स्थान मिला हुआ है, तो उनके महत्व को समझा जा सकता है। और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में वो एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं, और वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो पिता जो हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बेटा जो है सो राज्य सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने संतोष कुमार सुमन की पत्नी यानी अपनी बहू दीपा मांझी को वहाँ पर हम का टिकट दिया है। यानी एनडीए से वहाँ पर हमको सीट मिल गया हुआ है और हमने वहाँ पर दीपा मांझी को खड़ा किया है। राजद वहाँ इस बार उदय नारायण चौधरी को नहीं खड़ा करके, चूँकि वो लगातार चुनाव हार रहे थे, इसलिए वहाँ पर उसने ये रोशन मांझी को, यानी माझी समुदाय से ही, क्योंकि इमामगंज में माझी समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट है, तो इसलिए इस बार राजद ने भी रोशन मांझी को टिकट दे दिया है और इस तरह से 2 मांझी खड़े हैं। और उसी में जनसुराज ने वहाँ के एक जितेंद्र पासवान, जो पासवान समाज के हैं, और कहा तो ये गया हुआ था कि साहब वो डॉक्टर हैं, लेकिन दरअसल वो ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं, जिनको कोई डिग्री डॉक्टर की नहीं होती है, वो लेकिन वो अच्छा इलाज वगैरह, जो शुरुआती इलाज होती है बच्चों की तबीयत खराब वगैरह होने में, तो इलाज करने वाले लोग हैं। तो और उनकी उस इलाज के दौरान ही जनता के बीच में उनकी अच्छी पैठ हो गई है। तो जनसुराज ने कहा तो कि डॉक्टर को दे रहे हैं, लेकिन दरअसल वो डॉक्टर नहीं है, उनको कोई डॉक्टर की जो आधिकारिक डिग्री होती है वो कोई डिग्री नहीं है, तो उनको उन्होंने खड़ा कराया है, लेकिन अच्छे लोग हैं, उनको दिया है टिकट। तो इस तरह से वहाँ पर जनसुराज भी एक दलित में पासवान समुदाय से खड़ा कराकर और वो जो है सो अपना पैर जमाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो स्थिति वहाँ पर जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, 2015 में देखा और 2020 में देखा, कि वहाँ पर जो जीतन राम मांझी हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और चूँकि जीतन राम मांझी स्वयं मंत्री हैं, उनके पुत्र मंत्री हैं, तो ये बात थोड़ा लोगों के दिमाग में आ सकती है कि परिवार का मामला है। तो लेकिन परिवार का मामला अब तो हर एक पार्टी में करीब करीब जो है सो इस तरह से परिवार के आधार पर बेटा को, बहू को, बेटी को टिकट देने की परंपरा से चल गई है। तो उसमें कुछ रिजेंटमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत वो ज़्यादा
देर तक बात चलने वाली नहीं है। रोशन मांझी राजद के हैं और वहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो औरंगाबाद से इस बार राजद ने एक प्रयोग किया था, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया और उन्होंने औरंगाबाद में जो क्षत्रिय समाज लगातार चुनाव जीता था वो इस बार चुनाव हार गया और वहाँ अभय कुशवाहा जीते। तो अभय कुशवाहा के प्रेस्टीज का सवाल हो गया हुआ है, चूँकि मैंने जैसा कि बताया कि औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में ही इमामगंज पड़ता है, तो अभय कुशवाहा को एक जिम्मेवारी मिली है क्योंकि वहाँ पर मांझी वोट के बाद सेकेंड वोट कुशवाहा लोगों का है, कोयरी समाज का है, और जिससे अभय कुशवाहा आते हैं। तो अभय कुशवाहा के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया हुआ है कि वो किसी तरह से राजद के रोशन मांझी को चुनाव जितवावें, और इसलिए वो और आप सब लोग जानते हैं कि कुशवाहा वोट जो है बिहार का वो एनडीए का हिस्सा है, बशर्ते कि कोई कुशवाहा कैंडिडेट उसकी अपनी जाति का नहीं खड़ा हो। अगर अपनी जाति का खड़ा हो जाएगा तो फिर वो कुशवाहा को वोट करेगा, लेकिन अगर अपनी जाति का उसको कोई खड़ा नहीं है तो वो एनडीए के साथ जाएगा। तो अगर अभय कुशवाहा वोट में सेंध लगा देते हैं तब राजद के लिए ये सीट जीतना आसान हो जाएगा, चूँकि कुशवाहा के बाद वहाँ यादव वोटर भी अच्छी संख्या में है। और प्रशांत किशोर जी का अगर कुछ अपर कास्ट का वोट वहाँ होता तो कुछ ट्रांसफ़र वगैरह कराने की बात हो सकती थी, लेकिन इमामगंज में ऑन दी होल अपर कास्ट बहुत ज़्यादा, सवर्ण जिनको कहते हैं, वो ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मांझी वोट सबसे ज़्यादा है, और मांझी वोट मुझको ऐसा लगता है कि वो कंसोलिडेट करेगा जीतन राम मांझी के साथ, क्योंकि उसके दो प्रतिनिधि हैं। और कुशवाहा वोट जो ट्रेडिशनल वोट है एनडीए का, वो अगर जीतन राम मांझी के पक्ष में ही रह जाता है एनडीए की वजह से, और फिर उसमें और दूसरे जो वोट्स हैं वो जुड़ जाते हैं, तो जीतन राम मांझी की जो बहू हैं दीपा मांझी, उनका आसान हो जाता है। नहीं, अगर अभय कुशवाहा हावी होते हैं और अभय कुशवाहा अपना वोट ट्रांसफ़र करा देते हैं राजद को, तब राजद के भी जीतने की संभावना बनती है। लेकिन इमामगंज में मैं जन स्वराज की कोई संभावना नहीं देख रहा हूँ। जो सिनारियो वहाँ बन रहा है और जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई है, जो हम लोगों के जो लोग हैं उन लोगों ने जो हम लोगों को फीडबैक दिया है, उसमें दिया है कि वहाँ पर डायरेक्ट फाइट राजद और ये एनडीए के बीच में, जो हम के रूप में है, उसके बीच में है। उपचुनाव में सर कहा जाता है कि सरकार को उपचुनाव जीतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कि सरकार का इज्जत का सवाल हो जाता है कि उपचुनाव कहीं ना किसी हाल में वो जीते। देखिए, सरकार का भी लिटमस टेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये भी देखा गया है कि उपचुनाव सरकार हार भी जाती है, क्योंकि बहुत लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे कोई सरकार बनने और बिगड़ने का मामला नहीं बनता है। लेकिन इमामगंज में एक दूसरी स्थिति है कि इमामगंज के जो जीतन राम मांझी हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हो गए हैं, और वहाँ उनकी बहू अगर चुनाव हार जाएगी तो नेचुरली उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें इरोजन होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो पूरा जी जान लगाकर प्रयास चलेगा कि किसी तरह से एनडीए और जीतन राम मांझी के हाथ में वो सीट रहे। निर्दलीय भी और भी खड़ा होंगे, और भी किसी लोग छोटे छोटे दल के प्रत्याशी वहाँ पे खड़ा होंगे, तो क्या लगता है? नहीं, अभी तक जो इमामगंज से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कई लोग खड़े हैं, लेकिन वो लोग सब लोग 400, 500, 1000, 2000 वोट में सिमट जाने वाले लोग हैं। वहाँ पर इन्हीं तीनों के बीच में लड़ाई होगी, और चूँकि जन स्वराज से भी पासवान हैं, और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जन स्वराज को भी पैसे की कोई कमी नहीं है, तो पैसा अगर उन लोगों के पास है, एनडीए के पास है, राजद के पास है, तो जन स्वराज भी उसी टक्कर में आता है। तो इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि इन तीनों के सिवा और किसी का कोई वहाँ मामला नहीं है। ऐसे भी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, तो बाकी लोग जो है सो वोटर हैं, और जब सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा झुकाव एनडीए की तरफ देखा गया है, खास करके बिहार की बात जब मैं कर रहा हूँ तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वहाँ एनडीए का राह कुछ आसान दिख रहा है। और समय भी काफ़ी कम है, 5 दिन मात्र प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि जो भी प्रत्याशी होंगे 5 दिन के बाद प्रचार करना नहीं है। बीच में छठ महोत्सव है, उसमें सारे लोग बिजी हो जाएंगे, तो बेचैनी तो प्रत्याशी के बीच में होगी। छठ पर्व को लेकर, छठ मैया सारे लोग प्रत्याशी मना रहे होंगे हम जीत जाए चुनाव।
देखिए, ऐसा होता है कि एक तो बिहार में हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन के चुनाव के एक दिन पहले माहौल बदलता है, और उसके कतिपय कारण लोग बताते हैं कि माहौल कैसे बदला जाता है। उसमें पैसे का भी रोल होता है, उसमें जातिगत रोल भी आता है, तो इस तरह के बहुत सारे मसले आते हैं। और बाकी जगहों पर जो है सो एक तरह से लोग मन बनाए रहते हैं कि हमको क्या करना है। तो एक तरह से एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों ने वहाँ इमामगंज में मन बना के रखा होगा कि हमको क्या करना है, और उसमें मैं बहुत आसानी से अभी की जो स्थिति है उसमें मैं एनडीए को जीतते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को, जो राजनीतिक विश्लेषक है। बता दें कि इमामगंज में क्या होने वाला है, क्योंकि समय काफ़ी कम है, 13 तारीख को वोटिंग होने है। ऐसे में देखिए कि बीच में छठ महापर्व जो है वो बीच में पड़ चुका है। 5 दिन मात्र प्रचार होगा, जिसमें आपको खास करके बात करेंगे तो आज खरना है, कल संजिया रख और परसों भोरिया रख, 3 दिन इसी प्रकार से ये चला जाएगा, और मात्र 3 दिन उस तरह बचेगा जिसको प्रचार में यानी कि समापन होना है। ऐसे में प्रत्याशियों की भी बेचैनी जो है वो बढ़ चुकी है। क्या होगा 13 तारीख को, किसके पलड़ा में इमामगंज का सिर जाएगा, वो वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह का इनका कहना है कि अभी जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन में। ऐसे में क्या होगा वो देखने की बात होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।